हमने कहा कि जी जब प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम हो जाएगी, और जब प्राइस कम होगी डिमांड ज्यादा हो जाएगी। इसकी लॉजिक हमने ये बताई थी कि एक बंदा जब कोई चीज खरीदने जाता है तो घर से कुछ फिक्स पैसे लेके जाता है। जैसे एक बच्चा 400 रुपए लेके गया है 2 kg एप्पल लेने, अगर तो वो 200 रुपए पर केजी है तो वो 2 kg ले आएगा, लेकिन अगर वो 300 रुपए हुए तो घर वापस नहीं आएगा, वो क्वांटिटी कम कर देगा और वो 1.25 किलो ले आएगा। साबित क्या हुआ कि अगर प्राइस कम हुई है तो क्या हुआ बच्चों, सॉरी प्राइस ज्यादा हुई है तो डिमांड उसके मुकाबले में कम हो गई है, प्राइस ज्यादा डिमांड कम। लेकिन अगर प्राइस कम हो जाती, जैसे वो वहां जाता और 100 रुपए किलो मिल रहे होते, तो जाहिर बात है वो क्या करता, वो ज्यादा ले आता, जिससे हमने ये आहस किया कि प्राइस कम हो तो डिमांड बढ़ जाए। राइट जी, कोई चीज मुश्किल, तो इससे हमने कंक्लूड किया कि प्राइस के कम होने पर डिमांड ज्यादा होगी और प्राइस के ज्यादा होने पर डिमांड कम होगी। राइट जी, जी बेटा। हमने सिर्फ बताना था आपको ना, समझाना था। हो सकता है कि एस्टिमेशन में 3 kg देता ही ना वो सेब वाला, उसके पास जो वेट है उसके मुताबिक देता हो, ठीक है ना। लेकिन आप सही कह रहे हैं, ज़हीन आदमी की निशानी होती है, वो उठाने की बातें करता रहता है। अच्छा बच्चे, यहाँ तक कोई चीज मुश्किल नहीं? नहीं, मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि आप वाकई बड़े वाइज आदमी हैं। जिस चीज की तरफ आपने इशारा किया यकीन करें किसी को नहीं पता था। अच्छा बच्चों, अब दूसरी तरफ आ जाइए इनकम की तरफ। अच्छा लेकिन ये याद रखिए, डिटर्मिनेंट क्या है? प्राइम डिटर्मिनेंट। क्योंकि प्राइम डिटर्मिनेंट हमेशा हम वर्टिकल एक्सिस पे लिखते हैं, या एक्स एक्सिस में या डायग्राम में रिप्रेजेंटेशन हमेशा ज्यादातर किसको देते हैं? ज्यादातर किसको देते हैं? प्राइम डिटर्मिनेंट। बाकी को वेरिएबल्स को हम डायग्राम में अक्सर लिखते ही नहीं, लेकिन जब इसकी डायग्राम बनाएंगे प्राइस को जरूर लिखेंगे, ठीक है। जैसे इनकम को देख लीजिए, इनकम के बढ़ने से क्या होगा? डिमांड बढ़ेगी, और इनकम कम होने से डिमांड कम हो जाएगी। ये भी क्लियर बात है, आसान सी है। अच्छा, अगर किसी चीज पे कंज्यूमर बढ़ जाए, डिमांड बढ़ेगी। मोर हेड्स मोर डिमांड, लेस हेड्स। अच्छा, दुनिया में बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जहाँ आबादी बढ़ी है, डिमांड बढ़ी। कुछ ऐसे मुल्क भी हैं जहाँ आबादी कम हो रही है। क्या हाल है? फिनलैंड, नॉर्वे, न्यूजीलैंड, वहां पे उलट है। वहां पे ये प्रॉब्लम है, पॉपुलेशन कम हो रही है और मुल्क के अंदर डिमांड में, यानी नंबर ऑफ कंज्यूमर कम होते जा रहे हैं, और नंबर ऑफ कंज्यूमर कम होने से क्या हो रहा है बच्चों? डिमांड में कमी आ रही है। इसलिए ये मुल्क जो है आमतौर पे इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका को इमिग्रेशन दे देते हैं, ठीक है ना। लेकिन आप कहेंगे सर हमने तो नहीं देखा। असल में बात ये रनिंग है, जो सामने जाएगा उसको मिलेगी ना चीज। क्या हाल है? तो जो लोग रन आफ्टर करते हैं वही चीजें आखिर ले जाते हैं। अच्छा बच्चों, नो प्रॉब्लम जी। नंबर ऑफ कंज्यूमर्स कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। तो कुछ मुल्कों में हमारे वाला मसला है, पॉपुलेशन ज्यादा, कुछ मुल्कों में पॉपुलेशन में कमी आ रही, वो अपनी जगह परेशान है। वो ये छोटी बात नहीं कि उनकी जो उनका जो वतन है, उनकी जो नेशनल आगे उनकी सलामती का जो मसला है, उसको कौन संभालेगा जब उनके पास लोग तादाद में कम हो जाएंगे और उनकी आबादी 2.5 करोड़ 3 करोड़ है? क्या हाल है? they will obviously facing the problem. अच्छा बच्चों, एक्सपेक्टेशंस अबाउट प्राइस क्या मतलब? फ्यूचर या आज की प्राइस नहीं, फ्यूचर की प्राइस है। अगर पता हो फ्यूचर में चीज महंगी होनी है तो आप आज खरीद लेंगे, और अगर पता हो फ्यूचर में चीज सस्ती है तो फिर क्या करेंगे? आप कहेंगे यार ये आज रहने दो, हम क्या करेंगे जब सस्ता होगा तब खरीद लेंगे। अच्छा बच्चों, लेकिन ये प्राइस नहीं है, प्राइस का मतलब रूमर्स है, एक्सपेक्टेशंस है, ठीक है। अच्छा, टेस्ट किसी चीज में, बहुत चीजों का टेस्ट होता है ना, फ्राइड, स्मोक, तो टेस्ट डेवलप करेंगे तो डिमांड बढ़ेगी। वो टेस्ट जो लोग पसंद करते हैं। और बच्चों आगे क्या है? हैबिट्स। तो बहुत चीजें हैबिचुअल होती है, जैसे स्मोकिंग का कोई टेस्ट नहीं है, लेकिन अगर आप हैबिट बना लेंगे
तो फिर आप उसके बगैर रह ही नहीं सकेंगे। तो अब तो हर सिगरेट इतनी इतनी टाइप के आ गए। वो मैंने, एक दोस्त है मेरे, वो एक परफ्यूम की बोतल सी है छोटी सी, तो उसको वो मतलब ये इनहेल करते हैं तो उसमें से धुआं निकलता है। और मैंने उन्हें कहा कि आप कैसे करते हैं, कहते हैं इसके अंदर हमको फ्लेवर भी डालते हैं और साथ सेल भी डालते हैं उसके अंदर। हाँ, मेरे पास एक पड़ा है घर में, इतना सा है वो, जैसे कोई मोबाइल नहीं छोटा सा होता था पुराना, तो मैंने ऊपर स्टडी रूम में छोड़ दिया। वो मुझे मेरे सीईओ ने दिया था कि यार ये देख कितना टेस्टी है। तो मैंने वही पढ़ा ना, इसलिए ला के आपको दिखाऊंगा, पड़ा हुआ है वैसे ही पड़ा हुआ, पता नहीं अब चलेगा कि नहीं चलेगा, मैंने चार्ज ही नहीं किया उसके बाद। अच्छा, इसी तरह मेरे सीईओ साहब है एक, वो एक दिन मैंने अमेरिका कॉल की, वो अपनी फैमिली के साथ बैठे, वो मियाँ बीवी दोनों बैठे ऊपर भी, थोड़ा दर्द जनाब तुम्हें तो धुआं मार रहे हो। मैंने कहा यार, वो बच्चा पीछे उनका छोटा सा, कभी ऊपर चले तो ऊपर से छलांग स्विमिंग पूल में बाहर आए ड्रम करके छलांग मारे। अच्छा, तो मैंने कहा यार ये क्या मतलब कि क्या स्मोकिंग कर रहे हैं? कहती ये सिगरेट नहीं है, ये शीशा है। ठीक है, ये शीशा है, पता नहीं कौन सा शीशा है। अच्छा, आग भी लगती है उसको, उसके अंदर वो भी डलता है, वो फ्लेवर भी डलता है, और फिर कहते हैं नहीं ये सिगरेट नहीं है, ये सिगरेट नहीं है। और आप यकीन करें, आप एक पफ लेके देखें, पूरा पूरा जस्ट चौक हो जाएगा, चौक हो जाएगा आपका। तो कहते हैं कि ये यानी कि वो नहीं है, हालांकि ये वही है। अच्छा, शैतान के ना तरीके होते हैं बात काम चलाने के। मसलन शैतान आपको कैसे बहकाएगा, मैं तरीके बताता हूँ। शैतान ऐसा करते हैं, ऐसा करते नहीं, अल्लाह माफ करे, ऐसे नहीं कहते। होता ये है कि जब कोई शैतान किसी के सर पे सवार होता है ना, तो क्या होता है, शैतान कहते हैं कि इंसान की वेन्स में दौड़ता है, इंसान की वेन्स में दौड़ता है। अच्छा, वो बहकाता कैसे आपको? वो बहकाएगा ये कि यार ये सेविंग अकाउंट में पैसे पड़े ना तेरे, तो आने दे इंटरेस्ट, बैंक का खर्चा निकल जाएगा, बैंक का करंट अकाउंट खुलाएगा, खर्चा तो पड़ेगा ना, तो उनके पैसे उनको दे देंगे, चलो ठीक है। उसके बाद कहेगा अच्छा अगर फालतू पैसे आ गए तो क्या करेगा, गरीबों को दे दे। इंसान, हाँ खुद नहीं लूंगा, गरीबों को दे दूंगा। इस तरह करते करते वो आपको बेकाता जाएगा। फिर आपको एक दिन आगे कहेगा ऐसा करो, ये जो बिजली का बिल आता है, इसमें हुकूमत जो पैसा तुमसे ज्यादा लेगी वो भी तो सूद ही है ना, उसमें सूद है ना। तो ऐसा कर, तू एक अंदाजा कर ले कि यूनिट 60 रुपए का ना, तो 25 रुपए इसकी कास्ट और 35 रुपए जो सूद दे रही ना गवर्नमेंट, तो वो सूद में से ही ना दे दे। बात भी लॉजिकल है, आपको समझ आ गया? हाँ यार, बात ठीक। होली होली करते करते उसने क्या करना है, उसे लगा देना है। ये आप यकीन करें, मैं एक बहुत बड़े आलिम है, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में जगह दे, डॉक्टर इसरार साहब को मैं कभी सुन लिया करता था, तो मुझे मसलक वगैरह नहीं पता इतने मजहब के। तो वो कहते हैं कि जो बंदा डाका मारता है ना, वो भी जस्टिफाई करता है कि मैं इसमें से इतना हिस्सा गरीबों को देता हूँ। वो कहते हैं जो अल्लाह माफ करे बाजार हुसन में औरतें बैठी, ये भी साल में एक दफा दके पका के खिला देती गरीबों को, और मुतमिन हो जाती हैं कि हम जो कुछ बुरा कर रहे हैं उसके बदले में ये नेकियां भी तो है ना। तो यानी हर इंसान जो है, वो जो भी बुराई कर रहा है, तो शैतान क्या करता है, उसको मुतमिन कर देता है और आहिस्ता आहिस्ता सड़काता है, राम राम से, राम राम से। और ये शीशा, ये जो परफ्यूम की बोतल वाला सिगरेट है, ये ये ऐसी ही चीजें हैं कि आपको वो कहता है ये सिगरेट नहीं है, सिगरेट जैसा है। भाई जब जैसा भी है तो क्यों है, क्यों है बताएं मुझे। भाई उन पैसों का दूध नहीं खरीदा जा सकता, सवाल है। अच्छा, जितने पैसे उस पर लगे हैं वो पैसे किसी जिम को देके इंसान सेहतमंद एक्टिविटी क्यों नहीं कर सकता, सवाल है मेरा। तो ये चीजें ये ऐसे उकसाएगा। और मेरे जहन में ऐसे एक दिन बैठा, मुझे ख्याल आया ये गाड़ी बेच देते हैं। वो गाड़ी 6 लाख की, 6 लाख की ना, सुजुकी की एक गाड़ी आई हुई है, बाइक आई हुई है, हाई स्पीड है, 215 सीसी की थी मेरा ख्याल है। अ, उसका पता नहीं क्या नाम था, मेरे जहन से नाम निकल गया, मैंने वो स्टार में देखी थी, 6.25 लाख की थी वो।
तो उन्हें 175 सीसी की डबल सिलेंसर बाइक थी। मैं कहा चल यार ये ले लेते हैं, एंजॉय करेंगे। थोड़ी देर मुझे ख्याल आया कि तेरी तो मंशूर ही हो रहा है जिंदगी का, ये तो मैच ही नहीं करता तेरे साथ। हमारा तो मंशूर क्या है कि हमें अल्लाह ने स्टीवर्ड बना के भेजा है, हमारी हर चीज का हिसाब होना है। बंदे का पुत्र बने ही गिर रहा है, तो ये कोई गलबंदी है। तो लिहाजा क्या करें, जब भी इंसान ऐसी सोच लाएगा, शैतान ऐसी समझाएगा, क्या मजा आएगा, ऐसे थ्रोटल देंगे, तेज चलेगी बाइक है। और भाई ये जो तुम्हारा ब्रेन है, ये तुम्हारी हड्डियां है, ये सारा कुछ, ये सब अल्लाह की देन है। इस सब का हिसाब होगा अगर कुछ भी गलत तोड़ दिया तुमने, और अगर किसी को नीचे दे दिया गाड़ी के, है तो क्या हिसाब नहीं होगा। हाँ वहां, यहाँ तो किसी को एक एक करेगा ना कत्ल, एक दफा मार सकते हो ना। वहां अगर 10 कत्ल किए ना, 10 बार जिंदा करेगा। हाँ ये बात है। अरे दोबारा स्कीम दूंगा, दोबारा ये दूंगा, जितनी दफा काम किया उतना, तो ये होता है इंसाफ। अल्लाह ताला बचाए। है जी। तो ये चीजें, इसलिए हैबिट्स जब भी डेवलप करो, बड़े सोच समझ के करो, क्योंकि हैबिचुअली चीजें कुछ का कुछ हो जाती हैं। मेरे एक दोस्त हैं, अब वो स्वीडन में होते हैं, बहुत अच्छे केमिकल इंजीनियर। उनकी खूबी है कि जिस जमाने में उन्होंने इंजीनियरिंग की ना, वो मेरिट के ऊपर आते थे इलेक्ट्रिकल में और सिविल में भी, और उसको सिविल और इलेक्ट्रिकल की जॉब ऐसे मिल जाती है जब हमारा एफएससी का दौर। लेकिन उन्होंने केमिकल चूज की, क्यों? वो कहते थे मुझे केमिकल पसंद है। आपने अगर 3 इडियट देखी हो, तो उसका मोटो ये था, जो तुम्हें पसंद है वो करो यार। तो केमिकल में, तो अब वो स्वीडन में। अच्छा, उसकी आदत क्या थी, वो बात करता रहता था, बात सुनता रहता था, सुबहान अल्लाह पढ़ता रहता, हर बिचोले। अब उसका इरादा भी नहीं होता था, लेकिन सुबहान अल्लाह पढ़े जा रहे। अब बताइए ये हैबिट अच्छी है कि नहीं? तो हैबिट वो बनाए जिसमें अनइंटेंशनली आप नेकियां करते जाए। इसमें क्या फायदा, ये किसी गरीब बच्चे को दे देंगे हम। इधर कोने पे एक अम्मा जी बैठी होती है, उनको 200 रुपया दे दे रोज का, सिगरेट पीने की बजाय। तो मतलब कहने का कि कोई नेकी करें आप बजाय इसके, तो ये लुढ़काने वाली बात है। आहिस्ता आहिस्ता वो, हम मुल्तान में पढ़ते था ना, मैं उस गया यूनिवर्सिटी, तो वहां एक मनकूला था, बंदा थींदा थींदा थी जाता है, बंदा थींदा थींदा थी जाता है, आहिस्ता आहिस्ता सड़कता 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 फंस जाता है जाके बुराई में, और फिर वहां से निकलना मुश्किल हो जाता है। तो ऑलवेज टेक केयर कि जी आपने क्या करना। अच्छा बच्चों, बैक टू द पॉइंट। तो हैबिट बनाएंगे तो क्या होगा, डिमांड, उन्हें पता है, उन्होंने हैबिट बनानी बनानी है आपको। अच्छा बच्चों, अब देखिए आगे आगे, एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग किसी भी चीज की करेंगे, उसकी सेल बढ़ेगी, क्योंकि देखिए उससे अवेयरनेस भी आती है, इंटरेस्ट भी लाइव होता है, डिजायर भी, और एक्शन भी क्विक हो जाता है। अगर हम एडवर्टाइजिंग ना दें तब भी चीज बिकेगी, लेकिन स्लो बिकेगी। लोग खुद ढूंढेंगे ये चीज क्या है, लोग खुद ढूंढेंगे इसके फीचर क्या है, क्या ख्याल है। लेकिन एडवर्टाइजिंग हो तो क्या फायदा होगा, हम फौरन उस जगह पहुंच जाएंगे कि क्या करेक्ट है। अच्छा बच्चों, अब अगर आप ये कहें कि अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, कोई चीज उधार पे दस्तयाब है किस्तों पे, तो आप उसको आराम से खरीद सकते हैं। लेकिन चंद चीजें ऐसी हैं जो हम यकमुश्त नहीं खरीद सकेंगे, ज्यादा आमदनी होने के बावजूद, जैसे घर यकमुश्त नहीं खरीदा जा सकता। आज लाहौर में 5 मरले का घर जो है ना, मेरा एक अपना अंदाजा 2 करोड़ का, जो नया घर है 5 मरले का, पौने दो, डेढ़ दो, पौने 2 करोड़ का है। तो क्या हम नकद ले सकते हैं? तो ये सब क्या इंस्टॉलमेंट पे होगा तो मिल जाएगा। गाड़ी का भी यही हिसाब है, एक गाड़ी जो है, आम सी गाड़ी 50 लाख की है ना? इतने की हो गया। अब तो सुन के हैरानगी हो जाती है बंदे को। ये मेरे पास एक सिटी है, ये मैंने 2019 में ली थी, ये मैंने 15,80,000 की ली थी। 10,000 इसकी दी थी वो रजिस्ट्रेशन, ये 15,90 में मुझे पड़ी। अब मैं सुन के हैरान हो जाता हूँ, 55 लाख की ये नहीं अगर लेनी पड़े तो। अल्लाह ताला इसी को चलाए रखे। टीचर बेचारे की कहाँ से इतनी आमदनी आनी जो वो नई गाड़ी ले रहे हैं जी। अच्छा बच्चों, तो अब ये क्या जी कि पर्सनल सेलिंग है। कोई बंदा आ जाता है, आप तवज्जो नहीं देते चीजों की तरफ ना, कौन जाए, कौन खरीदे, कौन पूछे। लेकिन अगर कोई बंदा खुद आ गया आपको कहेगा यार ये चीज काम की है,
ये फायदे की है, तो वो मार्केटिंग करते करते आपको वो चीज बेच देगा। इसके अंदर व्हील की मिसाल है, व्हील कोई नहीं लेता था पहले, लेकिन उन्होंने डोर टू डोर जाके बेचा। सर्फ भी जब शुरू में शुरू हुआ था तो उन्होंने कैसे बेचा था? डोर टू डोर। ये बात है मेरा महल सन 1950-60 की। डोर टू डोर जाके इसको लगाया था, क्योंकि लोग हमारे यहाँ पता है कौन सा साबुन इस्तेमाल करते थे? काला साबुन भी, देसी देसी साबुन भी है ना। आप अकबरी मंडी जाए, वहाँ साबुन बनाने का केमिकल भी मिलता है, तो लोग बड़े से साबुन बना लेते थे, है ना। तो उसको मैं एक दफा गांव जा रहा था, तो मैंने रास्ते में देखा एक कुनाली में साबुन बनाया उसने, वो शर्ट कुनाली के ऊपर फेर देती है कभी फेर के बाद। तो ये लगाया गया है, आदत बनाई गई, पर्सनल सेलिंग से आपको एडमायर करते हैं। अच्छा बच्चों, जो सबसे टेक्निकल बात थी ना, वो थी प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड। क्योंकि मेरे नजदीक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये समझने वाली है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये समझने वाली है, बाकी सब स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सिंपल बातें हैं। बल्कि मैं कहता हूँ डायरेक्शन भी एक है, आमदनी बढ़ेगी डिमांड बढ़ेगी, तो डायरेक्शन भी तो सेम है। कम होगी तो आबादी बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, कम होगी तो इनकी डायरेक्शन। लेकिन ये जो बात है वो समझने वाली है, प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स। इसको हम जरा नए सिरे से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे तो गुड्स रिलेटेड इन्होंने रखी ना, इन्होंने दो तरह से रखी। एक वो गुड्स है बच्चों जो जॉइंटली डिमांडेड है, और एक वो चीजें जो एक दूसरे का मुतबादिल है। ठीक है, कौन सी बच्चों? एक वो है जो जॉइंटली डिमांडेड है, और एक क्या है बच्चों? जो एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट है। सब्स्टिट्यूट क्या होता है बच्चों? मुतबादिल है। और दूसरी कौन सी है? जो जॉइंटली डिमांडेड है। इसको मैं 2-3 दफा पढ़ाऊंगा, ताकि आपको, वैसे कोर्स में भी 3 दफा ये टॉपिक है, तीनों दफा पढ़ेंगे इसको ताकि ज्यादा याद हो। आज सबसे पहले बात कर लेते हैं ऐसी चीज की जो एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट है। जब भी बात होना सब्स्टिट्यूट की, आपने पहला काम ये करना है कि अपना किबला रुख पहले क्लियर करो। यानी सब्स्टिट्यूट की बात हो रही है तो पहले ये पता होना चाहिए मैं क्या बेच रहा हूं, क्योंकि ये मेरा मरकज है। ठीक है जी, मुझे क्या पता होना चाहिए मैं क्या बेच रहा हूँ, मतलब मैं किस पार्टी की तरफ। तो आप कहेंगे मेरी पार्टी है कोक, मैं बेच रहा हूँ कोक। कोक मेरा प्रोडक्ट है जो मैं बेच रहा हूँ, और इसका मुतबादिल है पेप्सी, सब्स्टिट्यूट है, राइट जी। अच्छा अब जरा गौर कीजिएगा, मैं अपने प्रोडक्ट की प्राइस चेंज नहीं कर रहा, यानी प्राइस ऑफ कोक वही है। मैंने बार क्यों लगाई उसके ऊपर? ताकि आपको याद रहे कि इसके ऊपर बार का मतलब होता है ये चीज अब कांस्टेंट है। आप स्टैटिस्टिक्स में एक्स बार लिखते हो ना, बल्कि लिखोगे क्यों हम पढ़ोगे तो इसका मतलब ये चीज क्या बच्चों? कांस्टेंट है। मैं बेच रहा हूँ कोक और पेप्सी इसका सब्स्टिट्यूट है, इस वक्त प्राइस ऑफ कोक क्या है? कांस्टेंट है। लेकिन हुआ ये है कि पेप्सी की प्राइस कम हो गई, पेप्सी की प्राइस कम हो गई। अब हम किसी दोस्त के घर जाते हैं, बड़ा कंजूस सा दोस्त है, तो बताएं वो कोक पिलाएगा पेप्सी पिलाएगा? वो पेप्सी पिलाएगा। वो कहेगा जनाब हम तो पक्के क्या है बच्चों, कंजूस क्या होते हैं? नहीं नहीं ऐसा नहीं, ये बिल्कुल गलत मत बोला, इंतहाई गलत मत बोला। तो मैंने काफी जात बरादरी देखी गौर से, क्योंकि मैं बीएससी में ट्यूशन पढ़ाता था। और ट्यूशन आपको पता है कि गवर्नमेंट कॉलेज का लड़के को ट्यूशन मिल जाती है, और किसी लड़कों की मिलती घर की ट्यूशन ज्यादा मिलती लड़कियों की, और उसके लिए घर के अंदर जाना पड़ता है। तो मैंने तमाम बरादरियों के अंदर जाके देखा, ये कंजूस कंजूस नहीं है। हाँ वो अपने घर में मटन ज्यादा पकाते हैं दूसरी फैमिली से, खाने पीने में दे आर वेरी केयरफुल, वहां वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। शायद हो सकता है किसी को कोई ऐसा शेख मिला हो, हमारे तो दोस्त शेख जो थे वो पहले पैसे निकालते थे बिल देने के लिए, शायद इसलिए कोई शेख ना करे। दुबई वाले शेख अच्छा देखो, अच्छा बच्चों, सो कोक इज प्राइस इज फिक्स्ड, पेप्सी सस्ती हो गई, तो डिमांड क्या हुई? पेप्सी की ज्यादा हो गई ना, मेरे प्रोडक्ट की डिमांड क्या हुई? कम हो गई। अब बताएं मेरी प्राइस चेंज हुई है? तो आप कहेंगे उसकी प्राइस ने इसकी डिमांड को इफेक्ट किया, यही कहेंगे ना आप? क्या कहेंगे?
पेप्सी की प्राइस ने कोक की डिमांड को इफेक्ट कर दिया। कैसे कर दिया कि पेप्सी सस्ती होने पर कोक की डिमांड कम हो गई। पेप्सी की प्राइस कम हुई, हमारी डिमांड कम हो गई। क्यों? क्योंकि पेप्सी की अपनी डिमांड ज्यादा हो गई। लेकिन अगर मैं इसकी प्राइस को उसको डायरेक्ट जोड़ूं तो मैं यहाँ सेम लिख सकता हूँ। तो बच्चा ये बता सकता है ये सेम का मतलब क्या है? मेरी प्राइस तो चेंज नहीं हुई है ना, लेकिन उसकी प्राइस के कम होने से मेरी डिमांड कम हुई, तो सेम असर आया ना। तो सेम किससे शुरू होता है लफ्ज, और सब्स्टिट्यूट भी किससे होता है? याद रहेगा, दोनों ऐसे शुरू होते हैं। ठीक है, अच्छा फिर एक बार फिर देखते हैं, एक बार फिर देखते हैं। ठीक है, अच्छा कोक को अब रिवर्स करते हैं। कोक की प्राइस वही है और पेप्सी की कीमत ज्यादा हो गई। अब क्या होगा? डिमांड ऑफ पेप्सी कम हो जाएगी। अब उसी दोस्त के घर हम जाएंगे तो क्या करेगा? अब वो कोक पिलाएगा, है ना। अच्छा अब आप क्या कहेंगे? अब आप ये कहेंगे कि पेप्सी की कीमत के बढ़ने से कोक की डिमांड, अपनी कीमत तो उसकी वही है, तो असर क्या है? सेम, यानी दूसरे प्रोडक्ट की प्राइस के बढ़ने से आपकी डिमांड बढ़े, दूसरे प्रोडक्ट की प्राइस के कम होने से आपकी डिमांड कम हो, तो असर क्या आया? सेम। लफ्ज क्या कहेंगे आगे? सब्स्टिट्यूट। निशानी याद रहेगी। देखिए पेपर में जाके टाइम नहीं ना होगा, इतना टाइम नहीं होगा, वहां पे कैसे याद रखना होगा? तो यूं याद रखना है कि अगर दूसरे प्रोडक्ट की प्राइस का हमारे ऊपर सेम असर आया है तो ये सब्स्टिट्यूट, चाहे बढ़ने की सेंस में चाहे घटने की सेंस में। क्योंकि वहां जाके हम एरो लगाते रहे, पता लगे वहां उसने दो और प्रोडक्ट दिए हों, दो और प्रोडक्ट दिए हों कि बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं तो जनाब क्रिकेट बॉल महंगा हो गया है, टेनिस बॉल सस्ता हो गया है, या टेनिस बॉल की कीमत वही है, क्रिकेट बॉल सस्ता हो गया। तो आप सोचते अच्छा इसको पेप्सी बनाता हूँ, इसको कोक बनाता हूँ, आप सोचते हैं तो बच्चा फिर पेपर तो नहीं हल होगा, पेपर जल्दी हल करना है। लिहाजा हमने क्या करना है? हमने कॉन्सेप्ट समझने के बाद कुछ टर्मिनोलॉजी याद कर लेनी है ताकि फौरी तौर पर उसको आंसर कर सके। तो अपनी प्राइस चेंज ना हो, दूसरे प्रोडक्ट की प्राइस के कम होने से जो हमारी डिमांड कम हो जाए, ठीक है जी, सेम है, सब्स्टिट्यूट है। या अपनी प्राइस चेंज ना हो, दूसरे प्रोडक्ट की प्राइस के बढ़ने से हमारी डिमांड बढ़ जाए, तो सेम इफेक्ट है ये सब्स्टिट्यूट। राइट हो गई बात? जी बेटा आप कुछ पूछना चाहते हैं? अभी तक मुझे ये कंसेप्ट क्लियर, कोई बात नहीं, कंफ्यूज नहीं हो। आपने ये करना है, देखिए हम क्या बेच रहे हैं, पहले ये याद है, कोक बेच रहे हैं। अच्छा कोक की कीमत नहीं चेंज हुई, लेकिन पेप्सी सस्ती होगी। अब लोग क्या खरीदेंगे? तो जब पेप्सी ज्यादा खरीदेंगे साथ कोक भी खरीदेंगे? नहीं, क्या करेंगे? अगर पेप्सी ज्यादा खरीदेंगे कोक कम खरीदेंगे। राइट हो गई बात? देखो ना, आप किसी के घर जाओ, ऐसा तो नहीं पेप्सी भी पिलाओ साथ कोक भी ले यार, ये भी पियो, यहाँ पेप्सी पिलाएगा यहाँ कोक पिलाएगा, तो उसको जब पेप्सी सस्ती मिली उसने आपको पेप्सी पिला दी। अब कोक की डिमांड क्या हो गई? कम हो गई। अच्छा और अगर फर्ज करो पेप्सी महंगी हो गई, तो आप किसी के घर गए वो आपको पेप्सी तो नहीं पिलाएगा ना, महंगी है, क्या पिलाएगा? कोक पिलाएगा। राइट, तो ये चीज हम कह रहे हैं। लेकिन जब आप डायरेक्ट जोड़ोगे तो क्या है, पेप्सी के सस्ते होने से कोक की डिमांड कम होती है, और पेप्सी के महंगे होने से कोक की डिमांड क्या होती है? बढ़ जाती है। असर क्या आ रहा है? सेम। सेम को हमने एस से मिला दिया कि सेम क्या होता है? सब्स्टिट्यूट। असल में ना ये थोड़ा सा ऊपर निकल गया, मैं स्लाइड पे लिख रहा हूँ और वो जा ऊपर है, यहाँ लिख दो सब्स्टिट्यूट। याद रहेगा बच्चों? सब्स्टिट्यूट क्या होता है? मुतबादिल, ठीक है ना। और आप उर्दू में उसे क्या कह सकते हैं? कंपैटिटर भी कह सकते हैं, ठीक है ना। अंग्रेजी में जिसको आप मुतबादिल कहते हैं। अच्छा बच्चों यहाँ तक बात ठीक हो गई? मुश्किल बात तो नहीं कर दी मैंने कोई? वो पक्की बात है, वो खो तो नहीं गए? चलो सही है। अच्छा बेटे अपनी बातें ना करा करो, पहले मेरी बात सुनो। तुम अपनी जात बरादरी पहले बीच में रखा, पहले मेरी बात तो सुनो। अच्छा बच्चों आगे आगे क्या जी? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। क्या आगे बच्चों? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स।
कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का दूसरा नाम है ज्वाइंटली डिमांडेड गुड्स। क्या बच्चों? ज्वाइंटली डिमांडेड। अच्छा, वो एक दूसरे का मुतबादिल थी और ये एक दूसरे का क्या है? कॉम्प्लीमेंट है, इकट्ठी इस्तेमाल होगी। अब हमें फिर वही सोचना पड़ेगा, हम बेच क्या रहे हैं? हम बेच क्या रहे हैं? हम कहते हैं जी कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के लिए हम बेच रहे हैं, सबसे पहले कहते हैं जी हम बॉल बेच रहे हैं। कौन सा बॉल बच्चों? क्रिकेट बॉल। तो आसान मिसाल लेते हैं ना। अच्छा, क्रिकेट बॉल है, तो मैं कहता हूँ जी बॉल की प्राइस जो है ना वो चेंज नहीं हुई, लेकिन सियालकोट वालों ने बैट बहुत सस्ता कर दिया। बैट बहुत सस्ता कर दिया। अब बताओ क्या होगा? बैट की डिमांड बढ़ेगी। जो बच्चे जो है फुटबॉल खेलते थे पुरानी सी बॉल लेके, वो भी क्या करेंगे? जो पकड़न पकड़ाई खेलते, जो पीठू गोलमा गरम खेलते, हाँ जी, जो बंदर किला खेलते, सब क्या करेंगे? बैट सस्ता हो गया, हर एक के आदमी बैट आ जाएगा। अब बैट आएगा तो बॉल की प्राइस तो चेंज नहीं ना हुई, लेकिन जब बैट ज्यादा होंगे तो डिमांड बढ़ जाएगी, बॉल भी ज्यादा बिकेंगे। ठीक है ना? इसलिए बॉल की डिमांड क्या होगी बच्चों? ज्यादा होगी। लेकिन मामला गौर से समझने वाला है। ठीक है ना? अगर उसकी प्राइस का इससे रिलेशनशिप देखूं तो मुझे ये कन्वर्स लग रहा है। क्या लग रहा है? कन्वर्स, उल्टा लग रहा है मुझे तो। क्यों? कि प्राइस बैट की कम होती है, डिमांड बॉल की बढ़ जाती है। उल्टा असर आया ना। कन्वर्स किससे शुरू होता है और कॉम्प्लीमेंट भी किससे शुरू होता है? याद रहेगा। इसका मतलब है, अब यहाँ एक रट्टा लगा लेते हैं छोटा। अगर दूसरे प्रोडक्ट की प्राइस के कम होने से हमारी डिमांड कम हो तो सेम सब्स्टिट्यूट, फिर सेम सब्स्टिट्यूट। दूसरे प्रोडक्ट अपनी प्राइस नहीं ना हो, दूसरे प्रोडक्ट की प्राइस के कम होने से हमारी डिमांड कम हो, सेम सब्स्टिट्यूट। लेकिन दूसरे प्रोडक्ट की प्राइस के कम होने से हमारी डिमांड ज्यादा हो तो कन्वर्स। क्या? कॉम्प्लीमेंट। राइट जी, याद रहेगा। अच्छा, इसको एक बार उल्टी तरफ से देख लें। कैसे? कि प्राइस ऑफ बॉल जो है वो सेम है, प्राइस ऑफ बैट ज्यादा हो गई। ठीक है जी। अब बैट कोई अफोर्ड ही नहीं कर सकता, ठीक है, तो जाहिर बात है कि बैट नहीं खरीदेंगे, और जब बैट नहीं खरीदेंगे तो खाली बॉल से कैच कैच किसी ने थोड़ी खेलना है, वो बॉल भी नहीं खरीदेंगे। और नतीजा क्या होगा? आप देखिए, बैट के महंगे होने से बॉल बिकना कम हो गई है। असर क्या आया? कन्वर्स। असर क्या आया? कन्वर्स। इसका मतलब है आज के बाद याद ही कर लेते हैं एकदम पक्का पानी। अपनी प्राइस चेंज ना हो, दूसरे की प्रोडक्ट की प्राइस कम हो, हमारी डिमांड कम हो जाए, सेम असर आया सब्स्टिट्यूट। या अपनी प्राइस चेंज ना हो, दूसरे प्रोडक्ट की प्राइस के बढ़ने से हमारी डिमांड बढ़ जाए, प्राइस दूसरे की प्राइस के बढ़ने से हमारी डिमांड बढ़ जाए, सेम सब्स्टिट्यूट। दूसरी तरफ उसकी प्राइस वही रहे, हमारी प्राइस वही रहे, उसकी प्राइस के कम होने से हमारी डिमांड ज्यादा हो जाए, उलट चल पड़ा ना, कन्वर्स कॉम्प्लीमेंट। या उसकी प्राइस के ज्यादा होने से हमारी डिमांड कम हो जाए जबकि अपनी प्राइस कांस्टेंट ही है, तो आपसे क्या कहेंगे? ये कन्वर्स है, ये कॉम्प्लीमेंट। राइट जी, बात समझ आती है? लॉजिकली भी समझ आ रही है कि भाई बैट सस्ता होगा, लोग बॉल ज्यादा खरीदेंगे, हालांकि कि बॉल की प्राइस चेंज नहीं है। और अगर बैट महंगा होगा, लोग बैट नहीं होगा, बॉल भी नहीं खरीदेंगे। सीधी बात। तो बॉल तो तब बिकेगी जब बैट बिकेगा। राइट जी। और लॉजिकली असर क्या आ रहा है? कन्वर्स। कन्वर्स को आप कॉम्प्लीमेंट से कह सकते हो। याद रहेगा कि भूल जाओगे? मैं एक दो दफा इसको रिपीट भी करा दूंगा आपको ना, आगे फिर ये टॉपिक आएगा, फिर रिपीट कर लेंगे। ठीक है जी। आई होप कि आपको याद हो गया कि नहीं हुआ? वो भाई जिसने सवाल किया था, याद हो गया कुछ? चलो अच्छी बात। अच्छा बच्चों, याद अब आपकी जहानत का सवाल, बड़ा सीरियस किस्म का। किसी प्रोडक्ट की प्राइस के चेंज होने पे दूसरे की डिमांड में कोई असर ही ना पड़े, ना इंक्रीज ना डिक्रीज, इसको क्या कहेंगे?
हम इसे कहेंगे इंडिपेंडेंट गुड्स। एक प्रोडक्ट की प्राइस के चेंज होने पे दूसरे पर कोई असर ना पड़े, ना इंक्रीज ना डिक्रीज, तो क्या कहेंगे? इंडिपेंडेंट गुड्स। क्या हाल है जी? तो मिसाल ले लेते हैं, प्राइस चेंज हो टायर की, इसका असर डिमांड ऑफ नेल पॉलिश पे क्या पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे से इंतहाई मुख्तलिफ चीजें। इसका मतलब ये है कि हम तीन तरह का रिलेशनशिप पढ़ेंगे। चीजें एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट हो सकती हैं, चीजें एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट हो सकती हैं, और चीजें एक दूसरे से इंडिपेंडेंट भी हो सकती है। किताब में इसका जिक्र नहीं है, लेकिन मैंने कहा चलो यार करा देते हैं। अब जब बात चल रही निकली है तो चलो दूर तक जाने दो उसको। फिर क्या हाल है, ऐसे ही? अच्छा जी, ये तो बात होगी। अब वो क्या कहता है, आप नोट कर लिए फिर मुझे बताइएगा। अब देखिए, आपको बज़ाहिर लग रहा है इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, लेकिन आप बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी सीख रहे हैं। क्या हाल है? कल को आप पेट्रोल पंप खोलें जीटी रोड पे, 7 सीएनजी पंप खुल गया, कौन आ गया? कंपेटिटर, सब्स्टिट्यूट, और 7 मैकडोनल्ड वाले आके बैठ गए। कॉम्प्लीमेंट। जो बंदा पेट्रोल लेने आएगा 7 बर्गर भी खाएगा। 7 टायर शॉप खुल गई, तो इसीलिए आपको समझ आ रही होगी कि पेट्रोल पंप वाला 7 टायर शॉप क्यों बनाता है, ट्रक शॉप क्यों बनाता है, और 7 मस्जिद क्यों बनाता है। ये सारी चीजें उसके बिजनेस का कॉम्प्लीमेंट है। कभी उसने ऐसा किया कि 7 अपने कजन को लाके कहा यार तू सीएनजी पंप डाल ले? क्या हाल है? नहीं कहेगा, क्यों? वो कंपटीशन। राइट होगी बात बच्चों? तो ये हमें समझना पड़ेगा ना कि बिजनेस एक दूसरे के दोस्त भी होते हैं, जैसे बैट एंड बॉल, और बिजनेस एक दूसरे के दुश्मन भी होते हैं, जैसे पेप्सी और कोक। राइट जी? एक लड़का है, उसका नाम है आबिद, डिफेंस में रहता है, डीएचए। तो अब तो लड़का नहीं कह सकते उसको, तो वो यूईटी का इंजीनियर है, इसका मैकेनिकल। बाद में उसने वो कर लिया, सप्लाई चेन में ना मास्टर्स कर लिया, और फिर वो पेप्सी का लग गया सप्लाई चेन मैनेजर। उससे मैंने पेप्सी के बारे में काफी मालूमात इकट्ठी किया करता था जब। अब तो खैर वो उसने अपने बिजनेस के ही लॉन्च कर दी, अब उसको जरूरत ही नहीं। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि ऐसे कमाल के बच्चे कि उन्होंने स्टार्टिंग ही पे स्टार्ट की है 3 लाख 3.5 लाख, और गई है 8 से 12 लाख तक, यंग एज। आजकल बच्चे माशाल्लाह निकलते हैं, फिर आपको पता ही है। चार्टर्ड अकाउंटेंट की पे में ऐसा नहीं है। चार्टर्ड अकाउंटेंट की पे शुरू में ही 1.5 पौने 2 लाख 2.5 लाख लगती है। लेकिन उसकी मसला ये है कि इसका ना करियर जो एक्सपोजर है वो लाइफ के साथ साथ ऊपर जाता है। ये एक बात बड़ी यूनिक, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट की लाइफ में फॉरेन टूर्स आ जाते हैं, बड़े बड़े लोगों के साथ स्ट्रेटेजी डिस्कशन आ जाती हैं। ये इसकी लाइफ में थोड़ा चैलेंज है। तो इसलिए सिर्फ पैसे के लिए सीए ना करें, अच्छे लोगों में बैठना, अच्छी कम्युनिटी में बैठना, प्रोडक्ट्स को डिस्कस करना, और उसके साथ साथ एक अच्छी पढ़ी लिखी जिंदगी गुजारना। दिस इज व्हाट द चार्टर्ड अकाउंटेंसी। हाँ, पैसे इतने वो तो जरूर होते हैं कि आप जो चीज अच्छी चाहते हो वो ले सकते हो। अच्छा बच्चों, अब शुरू हो रहा है जी लॉ ऑफ डिमांड। पहले मैंने लॉ ऑफ डिमांड में सिर्फ क्या दिया था, इंट्रोडक्शन। लेकिन एक मिनट एक चीज मुझे कर लेनी चाहिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। एक मिनट, मैं क्या करूँगा, ये यहाँ से ये जो आपका है ना जी, क्या कह सकते हैं जैसे, यहाँ पे ना किताब में इसका जो पेज है उसके ऊपर जो डिटेल है थोड़ी सी मैं देखना चाह रहा था कि आप लोगों के सामने पढ़ लें, ताकि घर जाके आपको मुश्किल ना हो। है थोड़ा सा बस, यहाँ पे देख लिया मैंने, ये देखिए बच्चों,
यहाँ पे इसने एडवर्टाइजिंग का जिक्र भी किया है, ठीक है, पॉपुलेशन का जिक्र भी किया है, वेदर कंडीशन का जिक्र भी किया है। शायद हम वेदर भूल गए। तो बाहर चीजों की डिमांड किससे रिलेटेड है? वेदर से। जैसे हीटर सर्दियों में ज्यादा बिकते हैं और एसी गर्मियों में, और आइसक्रीम गर्मियों में ज्यादा बिकती है, ठीक है ना, और कॉफी सर्दियों में ज्यादा बिकती है। तो ये वेदर भी होता है। लेकिन इन्होंने जो यहाँ सब्स्टिट्यूशन का जिक्र किया ना, ये देखिए, आ रहा है आपको नजर? अच्छा, तो देखिए ये क्या कहते हैं, कहते हैं प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट आल्सो इफेक्ट द डिमांड फॉर प्रोडक्ट, एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ वन गुड विल कॉज इंक्रीज इन द डिमांड फॉर अदर। ये देखिए, इसने भी ये रिलेशनशिप बनाया कि अगर एक प्रोडक्ट की प्राइस पे बढ़ने से दूसरे की डिमांड बढ़े, सेम हो गया ना, तो सेम फॉर सब्स्टिट्यूट। और फिर कहता है अदर प्रोडक्ट एज वेल एज द प्रोडक्ट विल बिकम रिलेटिवली लेस एक्सपेंसिव। फॉर एग्जांपल, वो कहता है कि अगर एलजी की प्राइस, एलजी ये एलसीडी होती है, एलजी की सबसे अच्छी होती है, तो कहता है अगर इसकी प्राइस इंक्रीज हो जाए तो इसका इम्पैक्ट किस पे जाकर पड़ेगा? शाबाश, शिफ्ट सब्स्टिट्यूट टू चेंज द क्या बच्चों, अदर प्रोडक्ट्स। पहले से यहाँ सैमसंग लिखा था, अब काट दिया मेरा ख्याल है। उसकी वजह ये है कि दो प्रोडक्ट का नाम कहता होगा कि मैं क्यों हूँ, ठीक है ना। तो जब एलजी महंगा होगा तो लोग ओरिएंट खरीदेंगे, ठीक है, लोग सैमसंग खरीदना शुरू कर देंगे, राइट जी। तो इसने जो मिसाल दी वो एलसीडी की दे दी, हमने जो मिसाल दे दी वो किसकी दे दी? ओक एंड की। तो कोई ज्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। आप बेशक वो यहाँ लिख दीजिएगा। अब शुरू कर देते हैं बच्चों, क्या लॉ ऑफ डिमांड शुरू। अच्छा बच्चों, अब आपको एक चीज की दाद देनी पड़ेगी कि अगर मैं आपको डिटर्मिनेंट पहले ना पढ़ाऊं और मैं लॉ ऑफ डिमांड शुरू करूं, फर्ज करें मैंने डिटर्मिनेंट नहीं पढ़ा है और मैं लॉ ऑफ डिमांड शुरू करती आपको कहूं दीस थिंग्स आर अज्यूम्ड एज कांस्टेंट, तो आप पहले इनकी डिटेल पूछेंगे, सर ये कांस्टेंट क्यों? और अगर ये कांस्टेंट ना हो तो क्या होगा? क्या हाल, पैदल हो जाएगा नहीं बंदा? अब बात समझाऊंगा कैसे मैं आपको। मैं ये समझाऊंगा कि देखो, एक ऐसे कॉन्सेप्ट पढ़ने लगे हैं जिसके अंदर प्राइस का इफेक्ट देखेंगे किस पे? डिमांड पे। किस पे बच्चों? प्राइस का इफेक्ट देखेंगे किस पे? प्राइस इज अ फंक्शन ऑफ क्वांटिटी डिमांड। बाकी सबको क्या रख देंगे? कांस्टेंट, राइट जी। तो दो वेरिएबल कौन से होंगे? एक प्राइस और एक डिमांड। तो कौन सा रिलेशनशिप पढ़ने लगे हैं? प्राइस का और डिमांड का। तो वेरिएबल कौन से हुए? दो, एक प्राइस और एक, बाकी सब क्या कर देंगे ताकि पहले वो समझ आ जाए, फिर बाकियों की बात भी कर लेंगे, ठीक है। बल्कि कर चुके हैं पहले कि सर कैसे करते हैं, लेकिन आज हम सिर्फ क्या पढ़ने लगे? प्राइस इज अ फंक्शन, क्वांटिटी डिमांडेड इज फंक्शन ऑफ प्राइस, यानी क्वांटिटी डिमांडेड को प्राइस चेंज कर सकती है, ठीक है। अच्छा, ये भी कोई कह सकता है सर डिमांड भी तो प्राइस को चेंज करती है। हाँ करती है, वो अलग मॉडल। आज जो मॉडल पढ़ रहे हैं उसमें क्या हो रहा है? प्राइस डिमांड को इफेक्ट कर रही है। कैसे? प्राइस बढ़ेगी डिमांड, और प्राइस कम होगी डिमांड ज्यादा हो जाएगी। बाकी सारे क्या है? कांस्टेंट है। तो नाम ले लेके बता रहा है, कह रहा है कंज्यूमर इनकम क्या होगी? कहते देयर इज नो चेंज इन कंज्यूमर, नो चेंज इन पॉपुलेशन। ना आबादी बदलेगी, ना कंज्यूमर की इनकम बदलेगी, ना ही मौसम बदलेगा, वेदर, सीजन में चेंज भी नहीं आएगा। अच्छा, आबादी में भी चेंज नहीं आएगा। कहता है कि ना, और ना रिलेटेड चीजें, ना सब्स्टिट्यूट चेंज होगा, ना कॉम्प्लीमेंट चेंज होगा, ना टेस्ट में चेंज आएगा, ना फैशन में, ना वेदर में, और ना ही एक्सपेक्टेशन में कोई चेंज आएगा। वो जो रूमर से कि कोई चीज महंगी होने वाली है, कोई चीज सस्ती होने वाली है, तो आमदनी भी कांस्टेंट, वेदर भी कांस्टेंट, ठीक है जी, इनकम भी कांस्टेंट, और नंबर ऑफ कंज्यूमर भी कांस्टेंट। यानी हर चीज क्या कर दी हमने? सिर्फ ले दे के दो वेरिएबल रखे, एक प्राइस और एक क्वांटिटी डिमांड, क्योंकि हम जानते हैं कि ये इफेक्ट करते हैं, लेकिन हमने सिर्फ लॉ ऑफ डिमांड को समझने के लिए क्या सपोज कर दिया, ये सारे के सारे कांस्टेंट है। अगर पहले मैं आपको डिटर्मिनेंट ना पढ़ा तो लॉजिक नहीं समझा सकूंगा कि ये कांस्टेंट क्यों है, इसलिए मैंने पहले आपको डिटर्मिनेंट क्लियर कर दी है। अब मैं आपको ये पढ़ाने जा रहा हूँ कि ये सारी चीजें क्या हो गई? कांस्टेंट, राइट जी। तो जब ये सारी चीजें कांस्टेंट होगी, इसी तरह प्राइस ऑफ रिलेटेड को भी कांस्टेंट होगी, तब मैं अपना ये रिलेशनशिप प्रूव कर सकूंगा।
राइट जी। अच्छा, तो अब हम चलते हैं किस तरफ जी, लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड को पहले हम डिस्क्राइब कर लेते हैं। लॉ ऑफ डिमांड को हम, अच्छा, डिस्क्राइब करने में सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि हमने कुछ चीजों को कांस्टेंट सपोज किया, और उसके लिए हम लिखेंगे अदर थिंग्स रिमेन द सेम। ये कौन सी चीजें बच्चों, जो भी हम कह के आए हैं, इनकम, वेदर, टेस्ट, हैबिट्स, अदर थिंग्स रिमेन द सेम। इंक्रीज इन प्राइस कॉजेस decrease in quantity demanded, and decrease in price causes increase in quantity, right जी? repeat कर लेते, other things remain the same, increase in price causes decrease in quantity demanded, and decrease in price causes increase in quantity demanded, right जी? कि बाकी चीजें सेम रहें तो कीमत के बढ़ने पर डिमांड कम हो जाएगी, और कीमत के कम होने पर डिमांड ज्यादा हो जाएगी। ये हम कह रहे हैं, ठीक है जी। दिस इज व्हाट वी आर आस्किंग, ये हम कहना चाहते हैं, राइट जी। बात समझ आती है? चलिए, अच्छी बात है। अच्छा बच्चों, यहाँ तक ठीक है जी। अच्छा, तो चलिए आप नेक्स्ट बात कर लेते हैं, क्या ख्याल है? लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट थिंग्स। जी जी। अच्छा बच्चों, तो लॉ ऑफ डिमांड कल ना पड़े मेरे ख्याल में, टाइम थोड़ा है। असल में कोई भी कॉन्सेप्ट अगर हैंग कर देना दरमियान में, स्टूडेंट सारी यार सोचते ही रहता है यार ये ठीक है कि नहीं। ये एक बहुत बड़ा मसला है, वो भी स्टार्ट ऑफ कोर्स में बहुत बड़ा मसला है। एक टॉपिक समझ नहीं ना आया, उन्हें रात में सोना ही नहीं, मैंने कहना पता नहीं यार क्या मसला था, वो सर ने समझाया नहीं, मुझे समझ नहीं आया। तो ये बच्चे जो हैं वो घबरा जाते हैं। बेहतर क्या है कि हम ऐसा करें, नया टॉपिक